यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेंटरशिप का यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, इसमें यहाँ पर प्रीलिम्स का कम से कम रोज 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर दूसरे दिन मान लो, लेकिन अभी यहाँ से कुछ टाइम बाद में डिले लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट 3 है। टेस्ट 3 में आपको जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मेंस का मेंटरशिप चला है उसको लेकर के टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसी से टॉपिक निकाल करके क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनाए गए 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और मेंस के जो चल रहा है वो भी आपको यहाँ से आंसर राइटिंग करते रहना है, और साथ में प्रीलिम्स के जो कुछ चल रहा है वो भी आपको क्वेश्चन करते रहना है। राइट, तो देखते हैं यहाँ से टॉपिक यहाँ पर क्या है। इन टॉपिक पर ही आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ये टॉपिक दे रखे हैं, सब टॉपिक आप देख सकते हो। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर है। राइट, पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट उसको लेकर के क्वेश्चन है, विचार करना है इस पर। देखते हैं, भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 20(3) केवल आपराधिक मामले में ही लागू होता है, सिविल मामलों में नहीं होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो 20(3) है ये स्व अभिसमन के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर केवल सुरक्षा आयोग केवल होते हैं, साक्ष्य देने के लिए, गवाह बनने के लिए सीमित है। लेकिन इसका विस्तार दस्तावेजी साक्ष्य में जो उसमें नहीं होगा, और ये सुरक्षा केवल मौखिक साक्ष्य और ज्ञान पर आधारित जो साक्ष्य है उसके लिए यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेकंड बात सही है, और पहली बात यहाँ पर जो बता रहा है वो बात गलत है इसकी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहली बात स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बात, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर करना, उल्लंघन का भले ही यहाँ पर मौलिक साक्ष्य हो, दस्तावेजी साक्ष्य हो। ठीक है, सेकंड बात भी यहाँ पर सही है। तीसरी बात यहाँ से, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में मानवीय गरिमा होती है, उसके साथ जीने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 बात सही है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें सेकंड बात जो बोला है इसकी आधी बोला है वो। ठीक है, जिसमें 2 बात मिक्स की गई है, पहली बात यहाँ पर इसकी करेक्ट है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से देखोगे तो ये गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2-3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के कुछ प्रावधानों पर विवाद उत्पन्न हुआ था। इस संदर्भ में विचार करना है। ये नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो 19 है, राइट, आर्टिकल जो 19 है, उस पर युक्त प्रतिबंध लगाने पर प्रतिबंध होगा। पहली बात सम्मिलित होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात सही है। सेकेंड बात, ये नागरिक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री सेंसरशिप के विरुद्ध संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 प्राप्त होगा। सेकेंड बात भी सही है। अनुच्छेद 19(2) के तहत मानहानि और न्यायालय की जो मानना है वह व्यक्तिगत की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार पर होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से 8 आधारों पर जो सूचीबद्ध करता है, जिसमें से यहाँ पर मानहानि और न्यायालय की मानना शामिल होता है। तीनों बातें करेक्ट है, सेकंड का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहले यहाँ से यह रेट सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध यहाँ पर जारी की जा सकती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इस रेट का उपयोग निवारक निरोध अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर निवारक निरोध के मामले में भी ये रेट जारी की जा सकती है, और न्यायालय में जांच कर सकता है कि निवारक निरोध अधिनियम के पालन ठीक से किया गया या नहीं, अर्थात गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। ठीक है, यदि निरोध गैर कानूनी पाया जाता है तो रेट जारी की जाएगी। तीसरी बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के तहत न्यायालय द्वारा ये जांच की जाती है कि व्यक्ति का निरोध कानूनी है या नहीं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 25 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। पहली बात क्या होगी, चौथे का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये बात गलत, क्योंकि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है, और धर्म क्या बात के रूप में मानने के लिए होती है, और आचरण करने और प्रचार करने के लिए अधिकार होता है इनको, और नागरिक साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ पे बोला है विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 26 किसी धार्मिक संप्रदाय को अपनी धार्मिक मामले में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि आप जो आर्टिकल 26 है इसमें क्या होगा कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक मामले में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ठीक है, पहली बात गलत थी, दूसरी बात सही है। तीसरी बात यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, तीसरी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगी। तीसरी बात क्योंकि तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 25 से 26 जो है दोनों यहाँ पर सार्वजनिक व्याख्या, नैतिकता और यहाँ पर स्वास्थ्य के अधीन होगी। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरी बात करेक्ट है। 2 और 3 बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। चौथे का अगर यहाँ पर सही पूछा होता तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे पूछे गलत है, गलत अगर पूछा तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपका
केवल एक बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है, गलत पूछा है। सही पूछेगा तो याद रखना है आपको, दोनों बातें देख के चलना है कि क्या पूछा है, सही है पूछी गलत पूछा है। यहाँ से 5वां क्वेश्चन है, निजता के अधिकार, राइट टू यहाँ पर प्राइवेसी के संबंध में विचार करना है। पुट्टास्वामीवाद 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद ने 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक अंतर्निहित मौलिक हिस्सा घोषित किया था। सेकेंड बात है, डेटा सुरक्षा विधेयक इसी मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। सेकेंड बात, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना और यहाँ पर पुट्टास्वामी निर्णय को लागू करना था। सेकेंड बात सही होगी। निजता के अधिकार एक पूर्ण अधिकार है और इस राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तीसरी बात गलत कि यहाँ पर निजता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक जो व्यवस्था है आदि जैसे न्यायसंगत आधारों पर इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ओनली 1 टू करेक्ट है आंसर यहाँ से 5वें का सही पूछा तो सी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक जो तत्व हैं डीपीएसपी उसको लेकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संबंध में विचार करना है। डीपीएसपी भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के साधन के समान होंगे। पहली बात होगी। छठे का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार डीपीएसपी भारत में सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा जारी किए गए जो निर्देश होते हैं, साधन होते हैं, उसके समान होते हैं। पहली बात करेक्ट हो गई। सेकेंड बात, ये देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 37 है जो 37 है, ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक और यहाँ पर कानून बनाने के समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात, डीपीएसपी को भारतीय संविधान के भाग 3 में संशोधन करके यहाँ पर लागू किया जा सकता है बशर्ते यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न करे। ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर केशवानंद जो भारती थे, ठीक है, उनके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया था जो डीपीएसपी को लागू करने के लिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता था बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन न करे। तीनों बातें सही है। 6 का आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 पूछा क्या है सही। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए जो निर्देशक तत्व है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, ठीक है, जोड़ा गया था किसमें, 39 जो था उसमें एफ में, ठीक है, जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं कौन सा 36 से 51 तक होते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। और पहली बात सही है जो आर्टिकल 39 का एफ में समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है, तो ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 39A में बता रहा है बात ये। उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये भी बता रहा है कौन सा आर्टिकल 43 का ए में बता रहा है, ये सब नोट करते चलो, इंपॉर्टेंट बात है ये। और अगला है पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा जो है सुधार करना और वन जो जीव है उसकी रक्षा करना, ये भी बताया है आर्टिकल 48 का ए में बता रहा है। तो ये सभी बातें क्या है 1976 के द्वारा जोड़े गए थे जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लेकर के, ठीक है। आंसर 7वें का करेक्ट हो जाएगा डी यहाँ से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उसको बोलते हैं यूसीसी, उसके बारे में विचार करना है। यूसीसी का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 44 में एक गांधीवादी सिद्धांत के रूप में निहित है। पहली बात क्या होगी, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता एक उदार नैतिक बौद्धिक सिद्धांत है, न कि गांधीवादी सिद्धांत है। ये बात गलत हो जाएगी। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत को गोद लेना जैसे मामले यहाँ पर धार्मिक समुदाय को एक कानून बनाना या कानून के लिए लेके आना, ठीक है। सेकंड बात से करेक्ट होगी क्योंकि यूसीसी का अर्थ होगा कि धार्मिक समुदाय के लिए व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत इनको नियंत्रित करने वाला एक सामान्य कानून होना चाहिए। सेकंड बात से सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार सरकार से यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयास करने के दिशा निर्देश दिए हैं। क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बनाम बानो मामला था 1985 में, उसमें सरला और मुद्रल बनाम मामला 1995 में कई बार यहाँ पर सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए प्रयास को आग्रह किया था। अब से बोल सकता है क्वेश्चन ऐसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कई बार यहाँ पर कौन कौन से मामले को लेकर यूसीसी लागू करने के लिए कहा था, किस केस में, है ना। तो 2 केस आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा,
8वें की दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, 2 और 3। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। समाजवाद से संबंधित सिद्धांत इसको लेकर के, इसमें धन दान या धन उत्पादन के साधन जो हैं उसके संकेंद्रण को रोकना अनुच्छेद 39C में बताया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत होता है धन का संकेंद्रण से रोकना। आर्टिकल 39C में ये बात बताई गई है, सही है। गांधीवादी सिद्धांत बताए गए ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए या गठबंधन के लिए उनको, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी बात सही 40 में बताए गए हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत 25 में बताए गए, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, इसमें बताए गए आर्टिकल 50 में। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। 9वें का आंसर क्या होगा? सभी बातें यहाँ से सही हैं, तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10वां है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स और यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व डीपीएसपी उसके बीच टकराव के संबंध में विचार करना है। चंपकम दुराइजन मामले 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पर वरीयता रखेंगे। पहली बात क्योंकि पहली बात बस सही है, क्योंकि यहाँ पर चंपकम दुराइजन जो थे उन्होंने 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को श्रेष्ठ माना था। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स को डीपीएसपी से श्रेष्ठ माना था। ठीक है, पहली बात सही है। 25वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी थी। सेकंड बात ये होगी, सेकंड बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25वें संविधान संशोधन 1971 में एक प्रावधान अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था, जिसने यहाँ पर 39B, 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को 14, 19 और 31 को वरीयता दी थी। बात सही है, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात है मिनर्वा विल्स मामले 1980 में न्यायालय ने जो मूल अधिकार है और नीति निर्देशक जो तत्व है उसके बीच संतुलन को संविधान के ढांचे के रूप में हिस्सा माना था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिनर्वा विल्स माल जो था 1980 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया था और कहा था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन संवैधानिक रूप से मूल ढांचा होगा। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। 10वें का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 मूल कर्तव्य को लेकर के क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के। प्रश्न 11 मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उसके संबंध में विचार करना है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। पहली बात 11 का पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, जो यहाँ पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य यहाँ पर छोड़े गए थे। पहली बात गलत है। सेकंड बात स्वर्ण सिंह समिति ने 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी और सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े हुए थे। ये बात गलत हो गई। तीसरा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तीसरी बात करेक्ट है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्या होगा आंसर? केवल 3 करेक्ट है। पूछा क्या है देखते हैं, पूछा कौन सा सही है? केवल 3 सी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य यहाँ पर नहीं है? पहली बात महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। ठीक है, तो क्या होगा? ये मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, सही है। अपनी समग्र संस्कृति समृद्ध विरासत को महत्व देना, संरक्षित करना, ये भी हमारी मौलिक कर्तव्य में होगा। ठीक है, क्यों हमारा किसमें शामिल है? ये हमारा शामिल है आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51A में शामिल है सब। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 40 में। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 करेक्ट है। गलत पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये चौथा, ये यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 मौलिक कर्तव्य के महत्व के संबंध में विचार करना है। वे अदालतों के किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करने में मदद करते हैं जब वे मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध लगाते हैं। पहली बात 13 का पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य अदालतों को किसी कानून की संवैधानिकता और युक्त जो होती है उसके निर्धारण करने में मदद करते हैं जब उस कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाती है तो। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड बात
वे नागरिकों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर होते हैं और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। तीसरी बात है, ये केवल कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य गैर न्यायसंगत होते हैं। क्या होते हैं? गैर न्यायसंगत होते हैं, नॉन जस्टिसेबल, यानी यहाँ पर उनका उल्लंघन होने पर नागरिक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। हालांकि संसद उन्हें लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। तो यहाँ से तीसरी बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 13 का आंसर 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, मिश्रित करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स प्लस यहाँ पर जो टॉपिक है उसको मिला के दिया गया दोनों। ठीक है। 14 नंबर, भारतीय संविधान के क्षतिपूर्ण जो अधिकार है उसको लेकर के क्वेश्चन है। संविधान में स्पष्ट रूप से क्षतिपूर्ण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया। पहली बात क्या होगी? 14 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्षतिपूर्ति का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से फंडामेंटल राइट्स के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के दायरे में निहित माना है। बात सही होगी। मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, अनुच्छेद 21 के तहत निहित होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी जो मामला था 1978 में अनुच्छेद 21 की व्याख्या व्यापक हुई और उसमें शीघ्र सुनवाई, मानवीय गरिमा आदि जैसे अधिकार शामिल हो गए थे। तीसरी बात है, हाल के निर्णय में न्यायालय ने पुलिस प्रवृत्ता मामले में अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर मुआवजे का आदेश दिया था। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्चतम न्यायालय ने कई मामले जैसे कि DK बसु दिशा निर्देश थे, है ना, उसमें अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन और अवैध हिरासत में ले गए पीड़ित को मुआवजे को आदेश दिए थे। तीनों बातें सही हैं। आंसर 14 का क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। सभी बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के समलैंगिक विवाह कानूनी को मान्यता देने के लिए इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में विचार करना है। न्यायालय ने कहा था कि विवाह को कानूनी मान्यता देना कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्राधिकार में आएगा। पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि जो विवाह को कानूनी मान्यता देना और इसकी कानून बनाना विधायी मतलब जो लेजिस्लेटिव होती है उनका कार्य है, जिस पर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता है। ठीक है, बात एकदम सही है। सेकेंड बात है, न्यायालय ने यह भी कहा था कि समलैंगिक जोड़ों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत कुछ लाभ दिए जा सकते हैं। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति की गठन का सुझाव दिया था और गैर विवाहित समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ दी जा सकें, यह राज्य की कल्याणकारी जो राज्य है DPSP उसमें अनुरूप होगा इसके। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात यहाँ से, विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक स्पष्ट मौलिक अधिकार है। ये बात गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन साथ रहने का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। ये बात गलत होगी। ठीक है, विवाह कर रहे हो साथ नहीं रह रहे हो बात अलग है ना। साथ विवाह के बाद जो है साथ रहने का अधिकार जो होगा वो मौलिक अधिकार होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। की पॉइंट से क्वेश्चन फंसा सकता है आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? राइट टू यूनियन, है ना, मतलब साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में अधिकारों और कर्तव्यों के जो अंतर संबंध है उसमें देखते हैं, चर्चा करते हैं, संदर्भ में व्याख्या करना क्या है यहाँ पर अधिकारों कर्तव्य के अंतर संबंध को लेकर के। पहली बात है, गांधी जी का मानना था कि अधिकार उस कर्तव्य से उत्पन्न होते हैं जिसका व्यक्ति निष्पादन करता है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का प्रसिद्ध कथन था कि अधिकारों की उत्पत्ति अच्छी तरह से की गए कर्तव्य से होती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सीधे तौर पर किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आधार प्रदान नहीं करते हैं। सेकेंड बात सही है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य स्वयं कानून की अदालतों के लागू करने योग्य नहीं है और केवल फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होती हैं उसका उल्लंघन जो होती है वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर नहीं बन सकती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात, भारत के संविधान फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने के लिए संविधान का कल्याणकारी राज्य को लक्ष्य के रूप में दर्शाएगा। तीसरी बात भी इसकी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर 16 हो जाएगा। 1 2 और 3 सभी बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धार्मिक पूजा स्थल के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को चल और अचल संपत्ति की अर्जन के स्वामित्व को अधिकार होता है। पहली बात सही है। सेकेंड,
सेकंड है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राज्य द्वारा सामाजिक सुधार के कानून को बनाने की शक्ति सीमित नहीं करता है। सेकंड बात ये भी सही, क्योंकि आर्टिकल जो 25(2) का जो बी है, 25(2) का जो बी है, ठीक है, इसमें यहाँ पर राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, जैसे कि हिंदू धार्मिक संस्थान और हिंदू के सभी वर्गों की खोलना। सेकंड करेक्ट होगा। थर्ड, किसी मंदिर में प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता का एक भाग होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में प्रवेश का अधिकार धार्मिक अभ्यास राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का एक हिस्सा होगा, जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। आंसर क्या होगा? तीनों बात करेक्ट है। 17 का डी। क्वेश्चन 18 18 नंबर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किए गए परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। पहली बात क्या होगी? 18वें का जो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता है। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में था जो, और अनुच्छेद 21 जो जीवन व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। बात सही है। यह परिवर्तन किया गया था कि आपातकाल की घोषणा केवल सशक्त विद्रोह के आधार पर ही की जा सकती है, ना कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि जो आंतरिक गड़बड़ी है इसको बदलकर सशक्त विद्रोह किया गया था ताकि मनमाने ढंग से आपातकाल लगाने की संभावना को कम किया जा सके। ठीक है, तीनों बातें सही है। 18वें का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। सभी सही है। एक एक बात, एक एक पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेंस के टॉपिक से क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, अनुच्छेद 42 एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 45 मूल रूप से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखभाल और शिक्षा केंद्रित पर भी, हालांकि यहाँ पर जो अभी भी यहाँ पर शिक्षा के जो संबंधित हैं उसमें डीपीएसपी में यहाँ पर बताया गया था व्यापक रूप से कि यहाँ पर सही माना सकता है इसको, लेकिन ये बात गलत होगी। ठीक है, तीसरी बात है अनुच्छेद 51 की है, उसके तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य कि वो अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। बात सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है। और दूसरी बात भी यहाँ से एक तरह से मान सकते हो, क्योंकि पहली बात जो थी ये बताई गई थी ऐसी, लेकिन अभी जो रहेगा इसके हिसाब से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उसको लेकर निःशुल्क प्रावधान था। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सही है बात। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 तीनों बातें यहाँ से करेक्ट मान सकते हैं। डी यहाँ से आंसर होगा। राइट, क्योंकि कुछ टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया था कि जैसे कि शिक्षा संबंधित जो डीपीएसपी था उसमें जो व्यापक जो इसका संदर्भ था वो माना नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं दे रखी है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। इसकी आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड चर्चा में रहा था। विचार करना है। न्यायिक स्वतंत्रता त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान करता है। पहली बात करेक्ट है। त्वरित न्याय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका को त्वरित न्याय अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से यहाँ पर एक पहल लाई गई थी। तीसरी बात है अनुच्छेद 39 राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है। तीसरी बात भी सही है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 20 का डी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो मेंटरशिप के यहाँ पर 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस का मेंटरशिप चला है उससे यहाँ पर क्वेश्चन आपके निकाले गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखो अगर ईपीएफओ दे रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन पूरा यूपीएससी जो आईएएस एग्जाम होना है प्रीलिम्स का उसके लिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कराता है, जो यूपीएससी एग्जाम ईपीएफओ का भी करा रहा है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए भी। राइट, तो इसको भी आप अगर ईपीएफओ देने जा रहे हो तो इसको भी पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। उन टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। ये सब करंट न्यूज़ में भी टॉपिक चल रहे थे, इसको लेकर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको हर दूसरे दिन आपके मिलते रहेंगे।
कुछ टाइम बाद से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से एक एक टॉपिक मतलब 20-20 क्वेश्चन आपको रोज मिलेंगे मेंटरशिप के, ठीक है। तो वो भी मैं कवर कराऊंगा और मेंटरशिप जब यहाँ पर मेंस का खत्म होगा तब, राइट। बाकी आपको जो सुबह मैं करा चुका हूँ टेस्ट वो आप कर सकते हो। जो फोरम आईएएस का टेस्ट नंबर 13वां था वो मैंने कराया हुआ है, राइट। और यहाँ पर जो अक्टूबर की करंट अफेयर्स थी मंथली, उसके मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 150 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे अक्टूबर के, वो भी आप कर सकते हो जाके। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देखो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।